अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत, सीखो सिखाओ। आपके पसंदीदा चैनल सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में आपका हम सफ़र पल पल आपको रखता है बाखबर। बातें होती हैं अपडेट्स की भी, रहनुमाई की भी और हमारे प्रोग्राम की भी, कि जिस तरह से हम अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं। और बहुत सारी बातें हम यहाँ पर सीखने सिखाने की भी करते हैं, बहुत सारी बातें शऊर की करते हैं, अदराक की करते हैं, बहुत ऐसी बातें जो हमारे रब ने हमें सुझाई। तो हम अपने रब का बड़ा शुक्र अदा करते हुए पहले शुक्रगुजारी उस रब की, और उस रब का नाम को याद करते हुए रब रहीम रब करीम का बड़ा करम कि उसने हमें शऊर और अदराक भी बख्शा। आज ये बात उसी शऊर अदराक के ज़रिए करते हुए हम आज जाएंगे अपने एक ऐसे टॉपिक की जानिब जो खुद शनासी के नाम से, यानी अपने आप की पहचानना, अपने आप को शनाख्त करना, अपने आप को दरियाफ्त करना, सेल्फ डिस्कवरी। मैं जब तक कि ये नहीं समझता कि अगर आप अपने आप को नहीं जान सकते और आपको नहीं पता कि आपको रब ने कैसे बनाया और आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आप कैसे जीते। उसने कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन तक़वीम में पैदा किया, बेहतरीन कैलकुलेशन में पैदा किया, बेहतरीन तरतीब बनाकर उसने दी, जिस्म की भी, ज़हन की भी, आँखों की, हर चीज़ में एक सिमेट्री और एक खूबसूरती पैदा की है। तो मैं समझता हूँ कि ज्योमेट्री और जोग्राफ़ी जो है वो आगे की बात नज़र आती है, जबकि आपके अपने जिस्म को अगर देखें तो उसकी अगर हदूद अरबा और या उसके बारे में जाने तो बहुत कुछ मिलता है। और उसके बाद ज़हानत और अदराक और शऊर, यानी उसको अशरफुल मखलूक बनाया इसी बात पर कि उसको शऊर और अदराक दिया, इल्म दिया। अब इल्म के हवाले से हम हमेशा यहाँ पर बात करते हैं, आगही हासिल हो हमें, चाहे वो पेशा वराना हो, चाहे वो हमारी ज़हनी तरतीब जो है वो बेहतर हो। हमारी माइंड साइंसेस भी कहती है कि अपने फिक्स माइंड को तब्दील करना है। तो बजाय इसके कि मैं इस बात को तुल दूँ और बात आप लोगों तक अपने मेहमान के ज़रिए पहुँचाऊँ कि अपने आप को कैसे पहचाना जाता है, मेरे साथ हैं मिसेस रफ़िया मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद आप हमारे प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। तो आज बड़ा अच्छा हमने एक टॉपिक आपके ज़रिए चुना कि कैसे हम पहचाने अपने आप को, एक अशरफुल मखलूक इंसान कैसे अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाए, कितना उम्दा तरीके से दुनिया को चलाए, माशरा कैसे बनेगा इन इंसानों से। तो हम चाहते हैं कि वो बात आपके ज़रिए आम हो जाए। जी, मेरा नाम रफ़िया मुदस्सिर है और पिछले 31 साल से मैं तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। जी जी। और पढ़ते पढ़ाते, खुद सीखते सिखाते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो बेसिक है वो एजुकेशन फॉर सेल्फ है। खुद अपने आप, अपनी तरबियत, अपनी तालीम में क्या चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उसको जानना और पहचानना। हाँ हाँ। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बच्चों को एडमिट करा देते हैं स्कूल में, नर्सरी में करा देते हैं जाके, आजकल तो बहुत अर्ली एज, बल्कि प्ले ग्रुप में भी बच्चे या उससे छोटे बच्चों के भी डे केयर्स और वो सब बन गए हैं। लेकिन बेसिकली सीखने सिखाने का अमल जो शुरू होता है वो बचपन से तो शुरू होता ही है। और हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन असल चीज़ जो मिस हो जाती है उस सारे में, जो कि बीइंग OA लेवल हेड और सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स की टीचर, मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो टाइम होता है जहाँ पे बच्चों ने अपने आप को ये रियलाइज़ करना होता है कि हु एम आई एज अ पर्सन, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरे अंदर कमियाँ हैं, उनको मैं कैसे एड्रेस करूं। तो वहाँ पे अक्सर बच्चों को जो है सही गाइड्स नहीं मिलते, मेंटोर्स नहीं मिलते, और वो आइडियलाइज भी उन्होंने किया हुआ होता है बहुत सारी चीज़ों को, और वो किसी ऐसे टास्क, ये पाथ पे निकल जाते हैं, कोई चीज़ एक पकड़ के जहन में आइडियलाइज करके, एंड समटाइम्स एट द एंड ऑफ द जर्नी वो उन्हें पता चलता है कि जी ये तो हमें करना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। और ऐसे जैसे जैसे हम लोग अपने तालीमी मदारिज कंप्लीट करके प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और उसके भी टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंच के वहाँ से निकल जाते हैं या छोड़ देते हैं, और जब रिटायरमेंट एज के करीब आते हैं तब हमें रियलाइज होता है हमने तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी और हमें तो ये कुछ करना था, सीखना था और समझना था। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने जो अशरफुल मखलूक बना के भेजा है वो इन सलाहियतों के साथ पैदा किया है कि सबसे पहले तो खुद को समझें, जानें कि मैं बहैसियत इंसान मुझे अल्लाह ताला ने क्या क्या काबिलियत विदियत की है, कौन सी सलाहियतें हैं, और फिर उन सलाहियतों से मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैसे सोहेल साहब बैठे मेरे सामने, जो सोहेल साहब हैं वो रफ़िया मुदस्सिर नहीं हो सकती, और जो रफ़िया मुदस्सिर है वो सोहेल साहब नहीं हो सकते। तो हम सब यूनिक हैं, हम सब स्पेशल हैं, कोई ना कोई एक ऐसी खासियत अल्लाह ताला ने दी है जिसमें हम एज लीडर
लीडर्स आगे बढ़ के और अपने जो है एक इम्प्रिंट छोड़ सकते हैं। अब उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा असर्टिव होते हैं या उनके अंदर लीडरशिप का मादा ज़्यादा होता है जी जी। तो वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, नाम कमाते हैं, सारी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, कुछ अपने मुल्क में मशहूर हो जाते हैं, कुछ अपने इलाके में मशहूर हो जाते हैं, कुछ अपनी फैमिली में भी मशहूर होते हैं ना कि ये बड़ा अच्छा गाता है, ये अच्छी शायरी लिखता है। एक सलाहियत उनको तो वो सलाहियत जो है वो निकल के आ जाती है, लेकिन मेजॉरिटी लोग वो चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी वजह से वो नहीं निकाल के लाते। अब मैं चूंकि करियर काउंसलर भी हूँ, बहुत सारे बच्चों से और उनसे मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ जो अपने मिड प्रोफेशन में है। वो कहते हैं कि जी मैंने तो डॉक्टर नहीं बनना था, अब्बा अम्मा ने बना दिया, मैंने तो ये नहीं करना था। तो उसमें भी ये होता है कि उनकी वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं, जिस दे आर गिफ्टेड विद इट। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे आम आदमी जो है वो ये बात जान ले कि हम अपने आप को, अपने बच्चों की या अपने बारे में खुद आ गई, अगर खुद आ गई है, हमें मिल जाती है तो हमें अगली मंजिल बच्चों को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। अब उसमें ये होता है ज्यादातर पेरेंट्स का ये होता है कि वो डॉक्टर नहीं बन सके होते, तो कहते हैं मेरा बेटा बन जाए, मेरी बेटी बन जाए, वो इंजीनियर, या उनका कोई ऐसा ख्वाब है जो रह जाता है और वो जो है अपने अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड ड्रीम्स थोप देते हैं और उसमें जो वो बच्चा जो एक यूनिक सलाहियत लेके आया है वो तो अंदर ही रह गई, वो निकली नहीं। उसमें फिर फ्रस्ट्रेशंस डेवलप होती हैं, उसमें उनको खुद भी पता नहीं होता हमें क्यों गुस्सा आ रहा है, हम लोगों से क्यों लड़ रहे हैं, या हम जो है किसी चीज़ में कामयाब क्यों नहीं हो रहे। कामयाबी का राज ही है सबसे पहले कि जो कुछ है वो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर है। जो हमारा डीएनए है ना, वो एक तरह से जैसे कंप्यूटर का सिस्टम होता है, उसमें सारी वो दे, तो हमारा जो डीएनए है उसमें अल्लाह ताला ने सारी चीज़ प्रोग्राम की हुई है। बाबा आदम के ज़माने का जो विजडम है वो सारा का सारा आपके अंदर है। और हर सवाल का जवाब भी आपके अंदर है। पिछली जो फैली लीडरशिप कॉन्फ्रेंस मैंने 5 साल पहले की, तो एक खातून से मिली जो किताब लिख रही थी एंड शी वाज वर्किंग ऑन सेल्फ लर्निंग रेवोल्यूशन। तो उसमें उनका कहना यही था कि जो कुछ है, मुझे अगर कोई बीमारी है तो मुझे जो है मैं आम फहम नॉलेज अप्लाई करके उससे नहीं, मुझे अपनी बॉडी को समझना है कि अगर मुझे एलर्जी है किसी किस्म की तो किस चीज़ से हो रही है, कैसे हो रही है, तो मेरा जो इलाज भी है ना, अगर नेचुरल उससे करना है तो वो एक यूनिक है और वो मेरी बॉडी को जो सूट करता है वो मुझे ज्यादा फायदा देगा। इसी तरह दीगर जितनी इसी तरह फिर आपके इमोशंस हैं, तो अगर आप उनको नहीं समझ रहे या आप ये नहीं समझ रहे कि मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है या मैं ये काम क्यों करती हूँ, तो ये भी फिर अगेन मैंने जो अपना मास्टर्स किया उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, तो उसमें रिफ्लेक्शन कर करके लिख के फिर आपको समझ आता है। अगर हम सिर्फ एक जो कॉमन प्रैक्टिस होती थी मेरे ज़माने तक के बच्चों की, वो ये थी कि रात में हमें होता था कि पूरे दिन को रिव्यू करो और देखो कहाँ गलती की, कहाँ वो की, जिसे माफ़ी तलाफी करनी है वो करके, और वो यानी अपना जायजा जरूर लें, जायजा अपना कि मैंने आज क्या चीज़ गलत की, क्या चीज़ सही की और क्या चीज़ मैं बेहतर कर सकती थी, जो रह गई मुझे तो वो उन चीज़ों पे जब तक हम रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, हम नहीं सीख सकते। एंड अगेन आप हज़ारों किताबें, जैसे अब मेरा मास्टर्स मैंने किया था 2004 में, अब मैंने उसको सारा बंद करके लपेट के रख दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे लगता है कि वो नहीं थी, यानी अपडेट रहना है, अपडेटेड भी रहना है। और उसके अलावा ये है कि वो हर चीज़ आप नहीं कर सकते ना। अब आप यूके से पढ़ के आए हैं और वो कहते हैं ये चीज़ें अप्लाई कर लो, तो नहीं अप्लाई करती। सोसाइटी की डिमांड डिफरेंट है। फिर ये कि एक हर बंदा जो है वो डिफरेंट है। लाइक मैं ये कहूँ कि सुहेल साहब ये ले आपका करियर पाथ, आप ये कर लें तो आप जो है कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक का डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो किसी को जो है मे बी अंग्रेजी उसकी वीक है, उसको सिर्फ इंग्लिश पे काम करने की जरूरत है, किसी का सिर्फ कॉन्फिडेंस कम है तो उसको कॉन्फिडेंस करना है, और अगेन उसको खुद सोचना है कि कॉन्फिडेंस मेरा कैसे डेवलप होगा। मैं एक ग्रुप में बैठ के बात करूंगा तब डेवलप होगा, मैं अकेले शीशे के सामने खड़े होके, क्योंकि हम बाय नेचर भी डिफरेंट है ना, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारा काम करने का तरीका, स्टाइल, लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट है हमारा, उस चीज़ को आगे पहुंचाने का, कम्युनिकेट करने का तरीका भी डिफरेंट है। तो इसी तरह जो कुछ लोग होते हैं जिनका पास दे हैव अ गिफ्ट ऑफ द गैप, वो जो बोलते हैं वो बेमिसाल बोलते हैं, उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का नहीं होता, उनको तरतीब दे के लिख के सामने रखना पड़ता है और फिर वो स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं और कुछ अरसे बाद वो महारत हासिल कर लेते हैं बोलने में। लेकिन यह है कि वो
दूसरे शख्स की तरह नहीं हो सकते, उनका अपना ही स्टाइल होगा, अपना ही तरीका होगा समझाने का, बताने का चीज़ें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो खुद शनासी है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं होगा आपका फ्लॉ कहाँ पर है। हाँ, कहाँ हमारी कमजोरी है, जहाँ हमें अब ओवरकम करके अपने आप को फिर दोबारा से ऊपर लाना है। यानी कि हमें बाज़ औक़ात नाकामी अब महसूस होती है कि हम बिल्कुल डाउन हो गए हैं, तो हम वापस अपने आप को रिकम्पोज करने के लिए कुछ अपना एनालिसिस करें, अपने आप को तज्जिया करें कि क्या चीज कमजोर रह गई, क्या मिसिंग है। समटाइम्स प्लानिंग हमारी अच्छी नहीं होती, टाइमिंग अच्छी नहीं होती। अब मैंने कोई एक प्रोग्राम रखा, उसमें कोई 4-5 रजिस्ट्रेशन आए, तो वो नहीं था प्रोग्राम खराब था या उसका कंटेंट बुरा था, मसला ये था टाइमिंग का था। वो टाइम था जब पेरेंट टीचर मीटिंग चल रहे थे, तो सारे असातिज़ा जो थे उस हफ्ते बिजी थे ज़्यादातर स्कूलों में। तो हमारी जो मैनेजर है, उन्होंने जो फिर हमने बैठ के उसको एनालाइज किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये वो टाइम है जहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, सारे स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाइड होते हैं। यानी हमारे आम आदमी भी ये सोचे, अपने आप को उस जगह खड़ा करे। जैसे आज आपने ये एनालिसिस दिया कि क्या वजह हुई कि लोग वहां तक नहीं पहुंच सके और या लोगों की आमद कम हुई, तो ये लोग भी आमतौर पर कर सकते हैं कि आज हम ये कारोबार कर क्यों नहीं सके, हमारे साथ ये ग्राहक क्यों नहीं आ सका। तो सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस, यानी अपनी वो सलाहियत इस्तेमाल करें जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी सलाहियत जिसके जरिए आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, तजिया करते हैं। बिल्कुल। और ये वही बात है कि अशरफुल मखलूक में वही ना, मुशाहिदा करना, सोचना, समझना। ये अल्लाह ताला ने सूरह अल-आला में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इंसान को जो ये उसका जिस्ट है कि इंसान को वो तमाम सलाहियतें दी हैं जिससे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करके उस लेवल तक पहुंच सकता है या अपना जिंदगी का पर्पस जो है वो जान सकता है। तो जिंदगी का पर्पस क्या है? जिंदगी का मेन पर्पस बहैसियत एक मुसलमान यही है कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है, उसकी हम्दो सना बयान करनी है। दूसरा ये है कि उसके खल्क की खिदमत करनी है। अब आप जिस भी शोबे में, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, तो आपने ये वाला पहलू हमेशा रखना है कि बेसिकली यू आर हियर टू सर्व। अपनी सलाहियतें जो अल्लाह ने दी हैं, जो गिफ्ट आपको दिया है, वो गिफ्ट आपने शेयर करना है बाकी लोगों से। और वहाँ पे ज़ाहिर है रोजी रोटी भी आपने कमानी है, बट उसमें एक पहलू ये वेलफेयर का या गिविंग बैक टू सोसाइटी वो है। हाँ, उसको आप अगर नेचर से रिलेट करें, आप पेड़ जो है वो ये नहीं कहता कि मैं सोहेल साहब को साया दूंगा, रफिया आएंगी तो नहीं दूंगा। वो सब यूनिवर्सल है। तो इसी तरह मतलब कोई भी चीज आप नेचर में देखें तो वो हमें मिल रही है, सूरज की रोशनी हमें मिल रही है, सबको मिल रही है। कुछ इलाकों में ज्यादा होगी, कुछ में कम होगी, वेदर के हिसाब से, उसके हिसाब से। तो सेम हमारी सलाहियतें भी हैं। किसी मौसम में बीमार हैं तो हम 100% नहीं होंगे, तो उसमें भी है कि अपने आप को भी माफ करना सीखें। कुछ लोग, हम लोग इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हम समझते हैं कि जी हर वक्त 100% होना चाहिए, हर वक्त ऑल द बेस्ट होना चाहिए। हर वक्त नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता ही नहीं ना। रोज रोज ईद नहीं, इसके हलवा खुर्रत, तो यानी हर रोज ईद नहीं होगी कि हलवा ही मिले। कभी कभी कड़वी चीजें भी आएंगी, कभी प्याज भी होगी, कभी वो प्याज भी होगी। और जिंदगी भी मौसमों की तरह है ना, सर्दी गर्मी, सर्दी की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, गर्मी की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसे जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ज़ाहिर है आप उस हिसाब से मैनेज करेंगे और उस हिसाब से अपना देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मैं एक कॉल ले लूँ आपकी इजाजत से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम सोहेल साहब, खैरियत से? मिसेस कामरान? जी। कल भी बहुत कोशिश की मैंने आपके प्रोग्राम में शामिल होने की, लेकिन कॉल नहीं लग सकी। नहीं, असल में टॉपिक बड़ा बांध कर वो चला रहे थे, तो मैं सिर्फ एक कॉल ले सका था कल में। जी। मैडम आई हैं, मैडम राफिया नाम है ना? मैडम रफिया मुदस्सिर। रफिया मैडम। वालेकुम सलाम जी। बहुत खूबसूरत आप गुफ्तगू कर रही हैं, और सेल्फ एनालिसिस की जो बात आपने की, ये बुनियादी है। और ये हमारी समझ में अगर आ जाए तो मुआशरे में बहुत से जो बिगाड़ है ना, वो खत्म हो सकते हैं। मसलन जैसे आपने फरमाया कि हम अपना दूसरों का तो जजमेंट हम हो जाते हैं दूसरों के लिए, खुद भी अपना आपको जज करें कि हम में क्या क्या खूबियां और क्या क्या खामियां हैं। मैडम, मेरे एक सवाल है, उसे आप और सोहेल साहब अगर सॉल्व कर सके कि इंसान को अपनी खामियां और खूबियां, ये भी अभी आपकी गुफ्तगू में आई थी बात कि वो भी पता होती हैं।
अब इदारे जो हैं वो लोगों से नहीं होते, इदारे तो इदारे हैं, वो कायम रहते, लोग आते हैं और काम करते हैं और चले जाते हैं। जी जी। आप क्या समझती हैं मैडम कि अगर किसी बहुत अच्छे इदारे में कोई ऐसा शख्स आ जाए कि जिसके कॉल और फेल में तजाद हो, या अभी जैसे आपने बात की कि हमारा एक दूसरे से राब्ता होता है बहैसियत इंसान, कि हमको हर बहुत सी जगहों पे इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, कलेक्टिवली करते हैं इज्तिमाई तौर पर, कि एक हाथ से चीज दूसरे हाथ में गई, तीसरे हाथ में गई और आखिर में शख्स तक पहुंच गई। आप बताइए कि अगर ऐसा शख्स की पोस्ट पर हो या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो कि जिसमें खयानत का उनसर पाया जाए, तो आप क्या कहेंगी कि ऐसे शख्स की तरबियत में खामी थी? क्योंकि उस्ताद तो उसे गलत नहीं मिलेंगे, तो बुनियादी तौर पे कहाँ फ्लॉज था? तो ऐसा शख्स कहाँ जजमेंट करेगा अपना, कैसे एहतिसाब करे? क्योंकि उससे तो माशरे में बहुत बिगाड़ हो रहा है ना। आप समझ सकी मेरे सवाल को, या मैं समझा सकी अपनी बात? आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत शुक्रिया, जैसे हमारी बहैसियत इंसान अक़दार हैं, वैल्यूज हैं, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यूज होती हैं जो वो कम्युनिकेट करते हैं। अब ये काम अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो उनके ऊपर फिर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनका काम है असेसमेंट करना इस केस में जहाँ एक शख्स खुद अपनी खामी को नहीं पहचान पा रहा या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब ईज में है वो। तो उसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उससे जो है फिर एक आपका पूरा डिपार्टमेंटल जो है ना एटमॉस्फेयर भी खराब होता है, दूसरे लोग भी जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, और वो जॉब्स भी लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोग खामोशी से छोड़ जाते हैं, कुछ लोग शोर मचा के छोड़ते हैं, बता के छोड़ते हैं। बट ये है कि इसमें वही बात है कि अगर हम अपने आप को खुद सही करें, बहैसियत मुसलमान अपने आप को करें। अब एक मैं प्रोग्राम रन करती हूँ वैल्यूज बेस्ड लीडरशिप, उसमें यही होता है कि उसमें मुख्तलिफ अक़दार हैं, कोई 50 के करीब, उसमें वो 2 पेज की रीडिंग है, उसके बाद हर शख्स जो भी उस कोर्स पे शामिल होता है वो अपने आप को अगेंस्ट दैट वैल्यू असेस करता है और कहता है कि मैं 5 नंबर पे हूँ, मुझे अपने आप को 5 नंबर तक 10 तक इम्प्रूव करना है। तो वो एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाता है और वो उस हफ्ते उसको प्रैक्टिस करता है, फिर वो आके अगली वैल्यू पे जाने से पहले उसका पूरी है उसका फॉलोअप। तो एक ये वैल्यू बेस्ड लीडरशिप प्रोग्राम है, ये जॉन मैक्सवेल की टीम है, ग्लोबल प्रायोरिटी, ये हम अपने उसे रन कर रहे हैं, तो उससे बहुत फायदा हुआ है, इदारों ने भी ज्वाइन किया। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, यानी हम कहते हैं जनरल इसको अगर हम टॉक में लेकर आए तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहिए और अपने आप को अपने आप में सुधार लेकर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बड़ी प्यारी बात कही आपने। और मैं यहाँ पर एक दो कमेंट्स भी आ गए होंगे यकीनन, तो मैं लेना चाहूँगा। हाबिद अमीर भैया कहते हैं अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, खुशामदीद। कहेंगे मैडम को मोहतरमा को इतनी कीमती मालूमात के साथ अपनी सलाहियतें चेक कैसे करें, सवाल है मेरा, उनके पास से आया है। एक है सायरा सोहेल है साहिबा, वो कह रही है सलाम सर, रिक्शा वालों ने बहुत तंग कर रखा है, बहुत पैसा मांगते। अच्छा हो, अब वो मेरे ख्याल में कहीं और निकल गए। बहरहाल मकसद ये कहने का कि ये कहना कि हम कैसे अपने आप को, उन्होंने आबिद अमीर भैया ने बहुत अच्छी बात की कि सलाहियतें हम कैसे, यानी चेक करने का एक नुक्ता है। आम आदमी चाहता है मैं अपने आप को कैसे चेक करूं। जी, जो वेरी कॉमन है वो ये है कि आप 4 उसका ग्रिड बनाएं, उसमें एक जगह लिखें स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, दूसरे में आप लिखें अपनी वीकनेसेस, तीसरे में आप लिखें अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या हैं, मौके कितने हैं आपके पास, और चौथे में लिखें चैलेंजेस। अब उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करेंगे थ्रू अपॉर्चुनिटीज, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको कैसे स्ट्रेंथ्स है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही एक रिजर्व्ड किस्म की और वेरी विद अ गुड ऑब्जर्वेशन एक इंसान थी, बोलना मुझे मुश्किल लगता था। फिर जब मुझे ट्रेनर बनाया गया और मैं वापस आई और मुझे ट्रेनिंग, तो मैंने अपने जो हम मेरे साथ को ट्यूटर सीनियर्स थे उनको ऑब्जर्व किया, उनका फीडबैक लिया और उस फीडबैक को समझ के अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की। तो उनका जो मुझे समझ में आई वो ये कि सिर्फ एक्टिविटी जो पेपर में लिखी है पढ़ के आपको नहीं करानी है, लोगों से फीडबैक लेके ख़त्म नहीं हो गया, आप उसके साथ अपनी डेली रूटीन की एग्जांपल्स भी दें। तो ये मैं अपना आपको एक बता रही हूँ कि जब मैंने नया पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पे पढ़ाना शुरू किया था तो ये चीज़ मुझे कमी फील होती थी कि भाई मैं एक्सटेम्पोर खड़े होकर नहीं बोल सकती और मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, और फिर मैं बाय नेचर रिजर्व थी। तो मैंने फिर इनको ओवरकम किया कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को खोलना पड़ता है, अपनी एग्जांपल्स शेयर करनी पड़ती हैं लोगों से,
और उसको करते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके एग्जाम्पल से कोई दूसरा कुछ सीखेगा। तो इसी तरह अभी आपने देखा, मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दी, अपनी ही एग्जाम्पल दी, किसी और की नहीं दी, इसी वजह से कि मैंने उस एग्जाम्पल पे गौर किया, रिफ्लेक्शन की और सीखा। तो यही है कि अपने आप को असेस, और फिर ये कि अब तो ये AI का ज़माना आ गया, इतने पर्सनालिटी टेस्ट है, वो है, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसमें करें। अगर करियर चॉइसेस करना है तो राइजिक के नाम से एक टेस्ट है, वो करके वो इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको देता है कि आपको नाम प्रोफेशंस के भी कह देता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो आप ये प्रोफेशंस में आप कामयाब होंगे। इसी तरह से पर्सनालिटी भी एक बेसिक टेस्ट, आप कोई भी पर्सनालिटी टेस्ट कर लें। उसके अलावा जो ये आपका हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स वाला है, तो उसमें वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट देता है। तो मैंने जैसे पोस्ट ग्रेजुएट का जिक्र किया, तो उसमें भी हमने जो किया था वो हमने हनी एंड मम्फर्ट का एक क्वेश्चनर किया था कि मैं कैसी लर्नर हूँ मेरे, तो वो उससे आपको बहुत पता चल जाता है। तो मेरा जो आया था वो आया था रिफ्लेक्शन अ पर्सन हु रिफ्लेक्ट्स, और वो दैट वाज वेरी ट्रू, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट ने फौरन से एक्शन में नहीं कूदती, सोच समझ के करती हूँ। तो लेकिन ये कि कहीं कहीं आपको, जब मैं हेड बनी तो मुझे इन एक्शन भी होना पड़ा, एक इमरजेंसी हुई, तो उसमें आपने ये थोड़ी बैठ के सोच विचार करेंगे कि अच्छा इस बच्चे को लेके जाना है। मैंने अपने ड्राइवर को कॉल की, बच्चे को पी टीचर्स के साथ उठवाया, हम उसको लेके हॉस्पिटल प्रायोरिटी चेंज हो गई जी, हाँ, अव्वलियत चेंज हो गई उसकी जी। हाँ। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं, हमें उनको उभारना है, निकालना है बाहर। कैसे प्रायोरिटी चेंज होते ही अपने जो मामला फहमी आपके अंदर जो मौजूद है, उस मामले को कैसे हल करना है। बिल्कुल। तो उस हल करने के लिए फौरी तौर पर वो तमाम चीज़ें रिकॉल करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये प्रैक्टिस और दीगर लोगों को मशवरे देने में आपकी प्रैक्टिस भी, और साथ में आप देखें जो आपने मशवरा दिया था उस पर कितना अमल किया, और उस अमल करने के बाद उसका रिजल्ट क्या है, ये अब असल मामला पूरा का पूरा आपके सामने कंक्लूडेड हो गया। अब इसकी पूरी बॉडी बन गई। अब ये नेक्स्ट टाइम इसमें अब आपने ये देखा कि इसने ये किया था, इसको ये वाली चीज कम दी की है इसने, अब इसको ज्यादा करने के लिए ये जुमला भी इसके अंदर ऐड कर लेना कि नहीं, ये करते करते ये वाला काम भी ज़हन में रखना कि ये मिस ना हो जाए। तो अच्छा, दूसरा ये होता है कि हम ना गैर मुतल्लिका लोगों से एडवाइस भी लेने पहुंच जाते हैं। हाँ, हर किसी से। कुछ लोग इतने कंफ्यूज्ड होते हैं, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, फिर आखिर में वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस फील्ड के मुतालिक या जो भी आपका सवाल है, कौन अच्छा माहिर है, वो आपको और सिंसियर भी है, और कितना उसका इदराक रखता है। हाँ, नहीं, और वो आपसे सिंसियर अच्छा, सिंसियर यानी वो सही मशवरा देगा। ऐसा नहीं कि सब उठ पटांग कर दे। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भैया, आप इधर कैसे? जी जी जी, आपका आपका थैंक यू। इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहेंगे मैडम को। आपको वालेकुम सलाम, थैंक यू जी जी। आबिद भैया, जज़ाकल्लाह। आज देखें, मैं मैडम की तरफ से सलाम तो आ गया, लेकिन वो मजा आता है ना, थोड़ी सी मुस्कुराहट होती है। हाँ, सब आप अगर देख रहे होंगे तो अगर आप मैं देख रहा हूँ सामने, अगर अच्छी सी मुस्कुराहट मिल जाए ना, तो डेफिनेटली हम सब आपकी कॉल सुनते हैं कि भैया आबिद जो है ना हमारे बड़े मुस्कुराते हुए बड़ी खुश दिली के साथ आते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ सवाल मिल जाए आपके पास से, तो हमारी और मुस्कुराहटें बढ़ जाएंगी। सवाल मिल जाए, लेकिन अगर इस बात को थोड़ा सा रौनक डालने के लिए मुझे एक अच्छी सी बात याद आई। अल्लाह ताला डालता है दिलों में बात। तो मैंने सुना कि जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना जी, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने पर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। क्योंकि वो तहज्जुद की नमाज उसके शाया निशान है। तहज्जुद रब के शाया निशान है। बाकी नमाजें भी पढ़ते हैं, खुश होता है रब, चर्चा करता है फरिश्तों में, लेकिन वक्त से तहज्जुद ऐसा है कि हमारा रब भी मुस्कुराता है। तो हमें ये बात सुन के मुस्कुराना चाहिए कि क्या बात। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। कोई सवाल था आपका? आपने सवाल वैसे दोहरा तो दिया था। अच्छा, मैं सवाल बिल्कुल लेके आया हूँ जी, और सवाल आपकी बातों से कि मैं निकाल ले आया हूँ जी। बिल्कुल चल भाई। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है हम माशरती तौर पर, क्योंकि आप जो गुफ्तगू कर रहे थे वो सारे लोग आ रहे थे, लेकिन मैं जिस लो लेवल की बात कर रहा हूँ, जिससे निचला तबका है, अब मुतमईन नहीं है। आखिर कल भी मेरा ये सवाल था, आज भी है कि कितने पैसे आ जाएं, कौन सी मंजिल है, ये जो है जहाँ है उसी पर मुतमईन हो जाए। ठीक है, तो कैसे मुतमईन हो जाए ताकि जिंदगी एक अच्छी सी गुजर जाए, इतनी छोटी सी तो है। दूसरी बात ये कि दिल भाई, हम मौका महल देखकर नहीं बोलते। अगर किसी ने गलती की ना, तो मुझे भी जब ये सुनने को मिला ना जाहिल,
हाँ। या फिर तुम्हें क्या पता, ये देखो, यानी कि मेरा लिबास देख के जब मुझे राज्य में डाला गया और मुझसे बात की गई ना किसी जी। बैंक वगैरह की, जी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जी, तो फिर जी। मैंने कहा कि यार मैं भी तो ऐसे करता हूँ। तो मौका मेल देख के किसी नौजवान को कहें कि बेटा कोई बात नहीं, उसको आज के दौर के हिसाब से समझाएं। किसी अनजान बंदे को, कम पढ़े लिखे को मुझे टीचर ने कहा कि अभी तुमसे नहीं होगा, वो टाइम है। और आज के टाइम में बड़ा दिल दुखता है कि काश टीचर मुझे कह देती कि नहीं आगे हम तुमसे ये करवा के रहेंगे, तो आज कुछ नतीजा मुख्तलिफ होता। तो मौका मेल देख के बात करें, मास्टर सर कैसे समझाने कि भाई बोले फिर बोले, बच्चे को किस तरह समझाना है, मुझे किस तरह समझाना है, बुजुर्ग को किस तरह देखना है। मेरी बात मुकम्मल। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और अगेन उसमें मुझे वो याद आ गई, वैल्यू ऑफ कंपैशन। जी। तो ये जो जमाना चल रहा है, जो दौर है और जिस किस्म के मसाइल आ रहे हैं, तो हमें जो है दूसरों के जूते में पाँव डाल के अपने आप को देखना पड़ेगा कि भाई वो किस जगह से आ रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी तकलीफ है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम वही मौका महल देख के बात नहीं कर सकते। दुरुस्त है। तो हम फिर जजमेंटल हो जाते हैं और हमें कंपैशन, हम क्या कर लेते हैं। हाँ, हमें दूसरों के लिए कंपैशन शो करने की जरूरत है, दूसरों को इंक्लूड करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। ग्लोबल विलेज जब बन चुका है तो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी की बात होती है, तो वो उसी वक्त आएगी जब हर कोई उसको रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, इसका एहतराम करे, इसको माने कि हाँ, तस्लीम करे इसको। हाँ, कि भाई ये बच्चा जो है ये टंडो वाला यार से फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो ये उसका गेटअप है, वो ऐसे ही रहते हैं, यही उनका लिविंग वो है एटमॉस्फेयर। तो वी शुड वेलकम दैट पर्सन ना, उसको वेलकम करें आप और कहें कि अरे भाई अच्छा कराची आए हो, आओ हम तुम्हें ये सिखाते हैं, हमारे यहाँ ये होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और तुम अपना बताओ तुम्हारे कौन से खाने मशहूर हैं, कौन से उसकी दुनिया कैसी है। हाँ, और आप क्या करते हो, फारिग टाइम में क्या करते हो। तो उनके मशगले सुने तो आपको पता चलेगा कि वो तो एक दूसरी ही दुनिया में रहते हैं और उनकी दुनिया हमसे बहुत अच्छी भी है कि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, गाँव देहात के जो स्पेशली बच्चे, जदीद सहूलतें जरूर कम है लेकिन उनकी एक भरपूर जिंदगी है, पुरसुकून, मुतमईन। हाँ, तो इत्मीनान जो है आसाइशों से नहीं होता। इत्मीनान जो होता है वो अपनी कामों से और कल्बी कैफियत से और अपने आप से, मतलब कि जो कुछ मैं हूँ, मैंने अपने आप को जो है बेहतर बनाने की कोशिशों में हूँ और मैं और लोगों के काम भी आ रहा हूँ और मैं मेरा जिंदगी का एक मकसद है और वो मकसद जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरे लोग इसको जो है कदर करते हैं, तो फिर आप जो है कामयाब हैं। लेकिन अगर आप जो है ना 50 लाख भी कमा रहे हैं और उसके बाद आप रो रहे हैं और कि भाई बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, ये मसला है, वो मसला है, बीमारियां हैं या जो भी, और आप कंप्लेन ग्रम्बल कर रहे हैं, तो फिर आप कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते, खुश नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल सही। एक कॉल और ले लेते हैं जी। कॉल कट गई है, चले फिर हम ले लेंगे दोबारा। तो यहाँ सिलसिला जो है वही बात हो रही थी कि अब हमारी कॉल्स का भी सिलसिला है। तवारीकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम नाजिम दरवेश जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं मैडम को भी इनकी गहराइयों से खुशामदीद कहूँगा और आदाब। वालेकुम आदाब जी मैडम, वैसे सवाल तो खैर बहुत है, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हमारे बड़े बूढ़े जब हम मतलब फुटबॉल खेल रहे होते थे या घर से निकल रहे होते थे छोटे से, तो खुदा न खास्ता अगर गिर जाते थे तो वालिदैन ये मतलब वो घर वालों को बोलते नहीं आगे नहीं बढ़ना, इसको खुद अपनी हिम्मत से उठने देना। हाँ। तो इससे मतलब के बच्चे की जहानत का भी पता चले कि बच्चा किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करके आ सकता है, अपनी हिम्मत किस तरह बढ़ा सकता है। तो इस पे जरा रोशनी जरूर डालिएगा मैडम। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये चीज मैं अपने सेशंस में अक्सर बात करती हूँ कि आप अगर देखें पहले बच्चों की तरबियत जो होती थी, जब ये स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, खानकाहों में होती थी। पहले माँ की गोद में होती थी, माँ जितना बच्चे को थोड़ा शऊर आता था तो फिर उसको उस्तादों के पास भेज दिया जाता था, और वो रूहानी उस्ताद भी होते थे, वो दीगर उलूम भी सिखाते थे, जो बच्चे को जो भी करना होता था।
तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पहले हमारा बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। वो बात जो माँ बाप ने मिस कर दी, वो फुप्पो ने समझा दी, वो चच्चा ने डांट दिया, ताया ने कुछ समझा दिया, दादा ने गोद में बिठा के वो एक पूरा एक दर्श का चारों तरफ उसका एक हल्का था। तो वो एक पूरा एक सिस्टम था, फैमिली सिस्टम था। तो जो बच्चे निकलते थे वो मजबूत भी होते थे, इमोशनली भी दुनिया को फेस कर सकते थे, उन्हें पता था पीछे पूरी फैमिली है। अब जो हमारे सिंगल यूनिट्स हैं, फैमिलीज हैं, उसमें ये है कि बच्चे परेशान ही हो जाते हैं कि अम्मी अगर बीमार हैं तो परेशान है कि अब क्या करें हम। दुरुस्त, ठीक है। और हम उस तरह से तरबियत भी नहीं कर रहे। हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं कि अच्छा खाना दे दिया है, अच्छा इनकी यूनिफॉर्म आ गया, अच्छा हमने स्कूल की फीस जमा करा दी, सारा हमारा काम, फैसिलिटेटर, हाँ हमारा काम खत्म हो गया। सहूलियात काम खत्म नहीं होता। काम ये है अब पेरेंट्स का कि बच्चा स्कूल से आया, उसकी शक्ल देखे ना, थका हुआ तो आया, भूखा भी होगा, लेकिन उसके बाद ये कि स्कूल उसका कैसा गया, उसकी शक्ल से आपको पता चल जाता है कि आज वो उसका खुशी खुशी स्कूल में होके आया है, या जो भी उसने किया है उससे वो खुश है, मुतमईन है, परेशान नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों के चेहरे ही पेरेंट्स आजकल के ज़माने में पढ़ना शुरू कर दें तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और वो बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। आज तो ये होता है कि हमें एक्चुअली एज अ स्पाई चीज़ें उनके फ़ोन में ढूंढ रहे हैं, उनके लैपटॉप पे ढूंढ रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है, बीमार है या रातों को जाग रहा है या क्यों उलझा हुआ है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले ज़माने में पेरेंट्स यही करते थे, कहते अच्छा चोट लगी कोई नहीं। अब तो पेरेंट्स ज़रा सी चोट लगती है, वो स्कूल में अगर खुदा न खास्ता लग जाए तो स्कूल की शामत आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल है। और घर में लग जाए तो और एक तूफान मच जाता है। तो बच्चों को हम मजबूत होने नहीं दे रहे ना। हमारे बच्चे जो कमज़ोर हैं जहनी तौर अपने आप डिसीजन लेकर खुद निकले उससे, हाँ, वो डिपेंडेंट हो गए हैं हम पे, और वो समझते हैं कि हर चीज़, और प्रिविलेज्ड भी अपने आप को समझते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर चीज़ पेश करें पेरेंट्स ना। बहुत अच्छी। और जब वो डिग्री लेके जाते हैं तो जो एम्प्लॉयर्स सेटिस्फाइड नहीं है, उनका कहना ये है कि इनके पास स्किल नहीं है, बट इनकी डिमांड है कि सिक्स फिगर सैलरी हो जाए, पोजीशन भी मिल जाए मुझे मैनेजर की, और हमें जो है ना साथ में बाकी दीगर बाइक है, गाड़ी है, दीगर सहूलियात भी मिल जाए। जबकि हमने ये सब हासिल करने के लिए ग्राइंड हुए हैं। हम बेसिकली अपनी फील्ड में हमने रगड़ा खाया है तो हम यहाँ तक पहुंचे पूरी तरह से जेल होने के बाद फिर मिला हमें। और रगड़ा खा के ही बंदा सीखता है। अगर आपने रिगर आप ना ले किसी भी फील्ड में तो आपके अंदर वो वाली क्या कहते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन वाले लेवल पे आप पहुंच ही नहीं पाते। यानी वो अपना एक नजरिया डेवलप करने के लिए पहले उतरना पड़ेगा जी। अपने तजर्बात और वो न चीजें जो वाकई जिसको कहते हैं ना जमीनी हकाइक क्या कह रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज क्या कहती हैं, वहाँ का बच्चा किस डिमांड का है, वो तमाम करने के बाद ज़हन से उतार ना दें उसको। बाकायदा एक पोर्टली में इकट्ठा करते जाएं, उसका एक बाकायदा तैयारी करके अब उसको एनालिसिस में डालें कि ये हुआ था तो ये निकला था। अब इस तरह का कोई बच्चा दोबारा कभी आता है उस्ताद के लिए तो बेहतरीन है, माँ बाप के लिए भी यही है। अच्छा दूसरी भी और भी जैसे प्रोसेसेस भी उन्हें सीखने की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म लेना है तो वो लाइन में नहीं लगेंगे जाके, वो कहेंगे बाबा मंगा दे। अच्छा मेरे हस्बैंड इस बारे में बड़े पर्टिकुलर थे ना, बहन भाइयों के उनके बच्चे कभी वो कहते थे इसको भेजो, इसको लाइन में लगाओ, फॉर्म ले ले, फिर मैं इसको गाइड कर दूंगा कि भरना कैसे, लेकिन इसको लाइन में लगाओ ताकि इसे पता चले कि फॉर्म कैसे हासिल होता है। कंफर्ट जोन इसका नहीं होना चाहिए, उसको तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है। तभी ये बच्चा जब अपने आप एक्टिव होगा, यानी इसका तसाहुल खत्म हो, इसकी सुस्ती खत्म हो। बिल्कुल। और अपनी प्रोसेस भी समझ आए ना, वरना फिर ये कि वो मम्मा मेरा फॉर्म जमा करवा दिया, बाबा मेरा फॉर्म जमा करवा दिया, तो ये मामा बाबा का काम नहीं है, वो सीखेगा कैसे। फिर यही होता है, फिर किसी को जब जॉब के लिए जाते हैं तो ना एप्लीकेशन लिखनी आती है क्योंकि आपने पहले से उसको नहीं सिखाया कॉलेज लेवल से ही कि दाखिला फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके साथ जो अटैचमेंट्स लगानी है वो कहाँ से फोटोकॉपी होंगी, सारे प्रोसेस जी ये सीखने की जरूरत है। और बेसिक लाइफ स्किल्स भी, मतलब ये कि एक बच्चा जो 13-14 साल का हो जाता है, अगर वालदा घर में मौजूद नहीं है, किसी इमरजेंसी में बाहर चली गई हैं, तो भाई आप अपनी चाय तो बना सको, आप एक अंडा फ्राई करना आना चाहिए आपको, अपना सैंडविच बना सको, आप वो बहनों पे या माओं पे डिपेंडेंट नहीं रहें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसे यहीं से बनेगा इसका किरदार और अपने अंदर की सलाहियतें बाहर आना शुरू होंगी। और नहीं, और फिर कॉन्फिडेंस भी आता है ना। अब मुझे ये मौका अपने पेंडेमिक में मिला क्योंकि बच्चे वो ये मेरा बेटा स्पेशली 13-14 अब वो बहनों पे नहीं रिलाई करता, वो अपना खुद फिक्स कर लेता है। बल्कि अब हम परेशान ये होते हैं कि तेल ना गिरा दे, गरम तेल उस पे ना गिर जाए, क्योंकि अब वो सारी खुद ही, मतलब वो अब किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं करता ना, मुझसे भी नहीं करता। एतमाद आ रहा है। हाँ, एतमाद आ गया। एतमाद बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी शख्स के अंदर का खुद शनासी के लिए सबसे पहली चीज है एतमाद। तो पहली सीढ़ी एतमाद,
यानी वो खड़ा तो हो उस जगह पर, पहले स्टेप पर ही खड़ा होने से डर रहा है, उसके खौफ नहीं, अंदेशे। बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। हाँ, बेसिक लाइफ स्किल्स। हाँ, बटन टांकना हाँ, है, हाँ, कुछ रफू करना है, कोई सिलाई उधड़ गई है उसको करना। वो स्टेप वहीं से एतमाद शुरू हो गया, उसको वो जिंदगी के स्टेप्स पर कदम रख के अब सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना शुरू कर रहा और है। हम जो है पेरेंट्स ये कैटेगराइज करते हैं, ये तो लड़कियों का काम है, ये तो लड़कों का काम है। नहीं, आपको जहाँ जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं फिर अकेले रहते हैं, वो डिप्रेशन में इसी वजह से जाते हैं कि घर में इतनी पैम्परिंग उनकी की गई होती है, हर चीज उन्हें ट्रे में सर्व की गई होती है हाँ। कि फिर वो वहां जाके एट अ लॉस होते हैं कि अब मैं क्या करूँ। अब मैं क्या करूँ। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ अस्सलाम से? वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सोहेल भाई, कैसे मिजाज, खैरियत से? भैया ठीक ठाक इरफान, हैं? इरफान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। बस हाँ बेटा, थैंक यू। अच्छा सोहेल भाई, जी। माशाल्लाह मुझे तो हर तरफ नेगेटिविटी नजर आती है। आप ऐसे टीचर उस्तादा कहाँ से ले आते हैं? बहुत बेहतरीन लोग हमारे इर्द गिर्द है, बस आपने डिस्कवर करना होता है, लोगों के साथ मुलाकात करनी होती है, नेटवर्क यकीन बनाना करें, होता है। जी जिससे मिलो ना, जी। जिससे मिलो वो 80% 90% नेगेटिव बात करेगा, 10% या 2% ही बोलेगा कि यार बस अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस ये जी। बोलने के बाद आगे अपने रोना धोना शुरू कर देता है। जी जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भी उस्ताद जो भी मेहमान लेकर आते हैं, जी, बस उनकी बात दिल में उतर जाती है। जज़ाकल्लाह। जज़ाक। अच्छा ये ऐसा क्यों है? बस बात सारी है, मैंने देखा है, कि- मैंने अपनी लाइफ में नेक नियति। मेरा हाँ, एक्सपीरियंस नेक है। नियति, नेक नियति, अगर खुलूस से अगर नियत। आप बाअमल है, हाँ। अगर आप बाअमल है, हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं आप उस पर अमल करते हैं, बिल्कुल। यकीनन आपकी बात दिल में उतरेगी। बिल्कुल है। बिल्कुल, ऐसा ही एक बात ये है, दूसरा खुलूस नियत, और एक बड़ी अच्छी बात मिसाल है पुरानी, मैं आपको इससे सारी बात समझ में आ जाएगी। टक्कर खोरे को टक्कर और शक्कर खोरे को शक्कर। तो जैसे आप जहन में अपना गुमान बना लेंगे, वैसे वैसे सब कुछ होता जाएगा। मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल उससे बेहतरीन असातिज़ा हासिल करने में लगाए, क्योंकि मेरा तो शरफिया मुदस्सिर से जो एक रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशन, वो 25 बरस का है। वो बहुत अच्छे इदारे में हमने दोनों ने एक साथ काम किया और बड़े अच्छे पोस्ट पर वो भी रहेंगे, और बड़ी अच्छी पोस्ट पर मुझे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया। सुहेल ये भाई, जी यकीन माने, जब से मैं आपको सुनने लगा हूँ, आपके साथ जो मेहमान आते हैं उनको सुनने लगा हूँ ना, जी। मैं ना इस तरीके से अपने ऊपर फख्र करता हूँ बड़ी बात, कि मेरा आप लोगों से ताल्लुक है, मैं आप लोगों को जानता हूँ। बड़ी बात। और मुझे उससे बड़ी खुशी जब होती है जी। कि आप लोग मुझे जानते हो। बड़ी बात, बड़ी बात। कुछ ऐसे लिसनर है जैसे मिसेस कामरान है, आबिद भाई है, नाजिम भाई, मुझे फख्र होता है यार, ऐसे लोगों से मैं सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात, बड़ी बात। आप लोग तो अब तरबियत के हवाले से ये कहूंगा कि हमारे कोलो ख्याल में ना तजाद होता है, बहुत यदि ज्यादा। हमारी बात का असर नहीं होता, हमारे बच्चों पर नहीं होता है। बहुत अच्छी बात बिल्कुल, की। बिल्कुल। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, अगर आप जी। एक सेकंड भी अगर अपने बच्चे का गुजरा हुआ वापस ला सकते हैं ना, जी तो फिर तो आप बेशक उसको मोबाइल से तरबियत करते रहे या वैसे ही उसका वक्त जाया करते हैं, बहुत कोई अच्छी- मसला नहीं बहुत है। अच्छी बात। अगर आप ये समझते हैं कि उसका वो गुजरा हुआ एक सेकंड वापस आ सकता है ना, तो उस एक सेकंड की कदर करें, जी। उससे वक्त दें, उसकी तरबियत करें, जी। उससे अच्छी सोच दें, बहुत अच्छी। उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करें, हाँ। उसके अंदर एहसास पैदा करें, उसके अंदर इंसानियत पैदा करें। मैं बहुत समझता अच्छा, हूँ ना। जज़ाकल्लाह। और जो बोले अगर आप चाहते हैं आपकी बात में असर हो, जिस तरह सोहेल भाई आपकी बात है, आपके मेहमान आते हैं, उनकी बात में असर जब ही होता है कि मैं देखता हूँ आप उसी मेहमान को लाते हैं जो खुद भी अमल करता है और बामल होता है। जी। जब भी हमें आपका शो अच्छा लगता है, जब भी Thank you. आपके मेहमान अच्छे लगते हैं, Thank जब भी you. ऐसे उस्ताद हमें अच्छे Thank you. लगते हैं, Thank you. Thank जब भी you. आप लोगों से मोहब्बत करते हैं सोहेल भाई, मेरी बात मुकम्मल हुई। Thank you. सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू, थैंक आपकी यू। बात के लिए मुझे जुमला याद आया, जी। वो ये जी। कि नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है। जी हाँ। और असल जो हमारा किसी भी पेरेंट का मेन टारगेट होना चाहिए, वो अपने खुद के बच्चों की तरबियत है। सबसे पहले वो तैयार करें, वो यूनिट अपना अच्छा करें ना। हाँ, उन सबसे पहले हक भी उनका है, उसके बाद ये कि जवाबदेह भी आप उनके लिए हैं। बाकी सारी दुनिया की हम फिक्र करते रहते हैं, लेकिन हाँ, अपने बच्चों को ही समटाइम्स इग्नोर कर नहीं, देते हैं एज अ पेरेंट। हमने माशरे की इकाई अगर खानदान है तो अपनी इकाई को दुरुस्त कर लें, उसकी इकाई को संवार लें। हाँ, सारी दुनिया की नहीं फिक्र करें, अपना घर अपना संभाल लें सीधा हर कर लें। तरह से। वो अब मैंने कर चाहे लिया, वो उन्होंने कर लिया। पेड़ पौधे लगाने, चाहे सफाई गली की हाँ, करनी हाँ। है, वो एरिया आप कर लें अपना हाँ, हाँ, कवर, हाँ, हाँ, तो पूरा माशरा बेहतर हो जाएगा।
अब मुझे अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में कह देता हूँ ना कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ तो एक बुरा इंसान माशरे से कम हो जाएगा। मैं अपने आप पर तैयारी करूँ, मैं अपने आप पर काम करूँ, जैसे खुद शनासी आज का टॉपिक है। अगर मैं अपने आप को जान लूँ, डिस्कवर कर लूँ कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक बनाया और अब मैं उसे बेहतरीन होकर के दिखाना है दुनिया को। और यानी आमतौर पर तो दूसरे जानदार भी हैं, परिंद भी हैं, चरिंद भी हैं, दरिंद भी हैं, ये सब चीज़ें भी मौजूद है। लेकिन मैं क्या हूँ, अगर इस माशरे के अंदर खुद दरिंदा हूँ, खुद एक बहुत खौफनाक इंसान हूँ, या मैं कीकर की झाड़ी हूँ, आते जाते लोगों को मैं सताता हूँ और लोगों के कपड़े और जिस्म जख्मी करता हूँ, तो फिर कोई मकसद मेरा नहीं रहा। उस जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कि इसी के तो जवाबदेही करनी है आगे। असल चीज़ ये हमारे यहाँ आमतौर पर सब्जेक्ट की तैयारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन ये मेंटरशिप गायब हो गई है। और ये हमारे स्कूलों कॉलेजेस से भी गायब है। और फोकस यही है कि बच्चा ए ग्रेड ले ले, बच्चा ये ले ले, चाहे वो ए ग्रेड ले ले, चाहे वो जो है मुल्क की सबसे आला शख्सियत या आला ओहदे पे भी पहुंच जाए, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो सब बेकार है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यानी हमें पहले अपने आप को बेहतर करना है। तो अच्छा, अब आती है बात कि हम अगर यहाँ से चलते हैं इस बात को करने के लिए, एक आध कुछ सवाल देख लूँ मैं। यहाँ अभी कॉल भी आ गई है तो मैं कॉल भी ले लूँ। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? हेलो, नसीर खोकर बात कर रहा हूँ। जनाब नसीर भैया, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका कोई सवाल? मैं अभी जो आपका टॉपिक सुन रहा था जी जी, तो सिर्फ एक बड़ी शॉर्ट सी जो है ना वो उसका एक कंक्लूजन ये है जी जी, कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अक्सर बच्चों को तालीम देने का ठेका ले लिया, तरबियत का ठेका उन्होंने खत्म कर दिया। जी है, ऐसा ही है। तरबियत के हवाले से उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लिया और तालीम की तमाम जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। तो बच्चे पढ़े लिखे तो हो गए, लेकिन वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ जो है ना वो इंतहाई इस मुआशरे को जो तरबियत है उससे दूर हो गए। और उसके बाद जो एक अलमिया हमारे यहाँ जो शुरू हुआ है वो ये है जी कि जो लोग इस्लाह करने वाले भी हैं, जो लोग इस्लाह कर सकते थे, जो इस्लाह करते हैं, वो कुछ इन बच्चों के माहौल से इतने खौफजदा हैं कि वो आप इस्लाह करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा। टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो गई है। जी, तो बिल्कुल अब जो है ना वो टीचर्स जो है अगर कोई बात कहना चाहते भी हैं जी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहते हैं यार आप हमारे लिए बेहतर ये है कि हम आप इस उम्र के आखिरी हिस्से में जी इन बच्चों से या इन जवानों से या इन लड़कपन के लड़कों से हम अपनी जो है ना वो इज्जत जो है ना वो फराहम करवाएं। पहले देखिए तालीम जो थी वो तालीम की तरह होती थी, अब तालीम बिजनेस बन गया है ना। तो जब बिजनेस बन गया है तो फिर वो सिर्फ फोकस उस पर ये है कि साइड भी उसके बहुत ज्यादा है। हाँ, उसी की वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो आई हैं। और उसकी वजह से जो एक अच्छा टीचर भी है वो मेरे पास भी, चूंकि मैं टीचर ट्रेनिंग करती हूँ, उनका सवाल यही होता है कि मैडम इस तरह के बच्चे को कैसे मैनेज करें जिसका वालिदैन खुद आके कहते हैं कि आप को हमारे फीस से पे दी जाती है। हाँ। तो आप जो है मेरे बच्चे को कुछ ना कहें। कुछ ना कहिएगा, बहुत बड़ी बात। असल में पेरेंट्स की तरफ से जो पहले बच्चों को एक सजा का होता था कि हम अगर ये करेंगे तो हमें एक सजा मिलेगी, अब वो सजा वाला उनपर जो है ना वो खत्म हो गया। बच्चों को एक शेल्टर मिलता है पेरेंट्स की तरफ से जी ठीक है, हम जो मर्जी करें, हमारा टीचर हमें कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी, थैंक यू भैया। और उसी वजह से ये जो हमारे बच्चों के जो तरबियत का जो सिलसिला है वो दूर से दूर तक जो है ना वो अदब से दूर हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह सबसे बड़ी यही बनी थी। बिल्कुल जी, राइट। थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू नसीर भैया, अल्लाह हाफिज। ये मैं कुछ मैसेजेस आए हैं, मैंने उनकी भी पढ़ लूँ कि इरफान खान का भी था वो, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात है। और यहाँ सायरा सोहेल साहिबा ने पूछा टाइम की कदर करनी चाहिए, बस काम को भी असल में रोमन में लिखा होता है ना, थोड़ा बड़ी मुश्किल होती है, बहुत सख्ती से क्या है, बहुत साखते हैं। और हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि
तो अब उनके लिए उनको बहुत टॉपिक अच्छा लगा है। और ये अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन मल्ला साहब हैं और वो भी कराची से, तो हमारे ये टॉपिक ऐसा है ना कि इस पे सिर्फ एक नशिस्त काफ़ी नहीं है, इस पे तो बहुत डिस्कशन करने की ज़रूरत है, हर तरह से ना, समाजी तौर पे भी, इमोशनली भी, इस पे गौर करना है और इस पे काम करना है, काम भी करना है। और ये कि मज़ीद पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, असातिज़ा को क्या करना चाहिए, जो बच्चा खुद है उसको क्या करना चाहिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर पेरेंट, बेहतर टीचर बनाने के लिए। मतलब हम सबको अगर हम ये गोल अपना बना लेना कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई जो है कामयाब ना हो और माशरे में खूबसूरती ना आए, बेहतरी ना आए। एक कॉल और। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? मैं मोहम्मद फयाज। जनाब भैया साहब अर्ज कीजिए, कुछ सवाल आपका, कोई अपने यकीनन प्रोग्राम सुन या देख रहे होंगे। जी 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 तो फिर कहते हैं माशाल्लाह टाइम की कदर टॉपिक है ना जी। हाँ, टाइम की कदर तो होनी चाहिए और पोजीशन तब्दील कर ले, फिर इंशाल्लाह हम आपकी बात सुन सकेंगे। जी आपकी उनकी कॉल कट गई, मेरे ख्याल में उनके कोई सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा था। तो बात वही आती है कि हमारे यहाँ हम कैसे अपने बच्चों को उन चीज़ों की तरफ ले जाएं, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बातें जिनसे उनकी नशोनुमा और कामयाबी के रास्ते और वो रास्ते बनते चले जाएं। तो जैसे ज़िंदगी का इसमें एक हमारा, अगर हम खुद शनासी करते हैं तो उसमें ज़िंदगी का एक मकसद वाज़े हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो है, तो मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी की मकसदियत के बारे में वो भी थोड़ी सी हम डिस्कस करते चले जाएं, छोटी सी बात। उसमें मैंने जैसे बयान किया ना कि मैंने जैसे समझा कि दो हैं, एक तो अल्लाह ताला की हमदो सना, दूसरी है कि उसके खल्क की खिदमत करना। सो सर्विस तो वैसे भी एज ह्यूमंस हमने जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो वो हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं। फैमिली से करके फिर हमें लगता है कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत आ गई है कि हम अपने नेबरहुड को बेहतर करें, तो आप अपना सर्कल बढ़ाते चले जाते हैं ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारा सफर जो है दुरुस्त सिमत में चल पड़ता है। जी दुरुस्त, बिल्कुल। तो आपको एक करामत शहरी बनना है, एक करामत फैमिली मेंबर बनना है, करामत जो है सिटीजन बनना है, और अब तो ग्लोबल सिटीजन है ना। तो आप बहैसियत इंसान जो है आप क्या दे रहे हैं माशरे को वापस, अपनी फैमिली को वापस। आपको जो सलाहियतें थी, आप छोटे से लेके आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, आपके टीचर्स ने, आपके इदारों ने, तो अब आपकी भी बारी है ना कि आप एक जगह पे पहुंच गए, तो अब आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो ये पर्पस है बेसिकली, और उसी पर्पस में हम जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं, तो हम अशरफुल मखलूक, वो उस मेराज पे पहुंचते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ दुनिया में भेजा। यानी अब हम जैसे कि अब अगर ये हमें पता चल गया कि हम अपने दुरुस्त सिमत में अगर सफर करना शुरू करते हैं, तो फिर हमारी एक सलाहियत और भी पैदा होती है, वो बेहतर फैसले करने की। जैसे अभी इसमें हमने अभी जिक्र किया, इतना अदराक होता है, मामला फहमी उसकी इतनी स्ट्रांग होती है। ये इन्हीं चीज़ों का भी हम थोड़ा सा समझ कर लें ताकि हमारा प्रोग्राम का अख्तिताम हो जाए। हम अख्तिताम की तरफ चुके जा रहे हैं, तो उन्हीं नुकात को जो किसके फवाइद कितने ज़्यादा हैं, कीमती फ़ायदे के लिए फहम अदराक डेवलप होता है। देखिए, जो सीखने की क्या चीज आज मिली जी, अक़दार और वैल्यूज यूनिवर्सल हैं। कोई रिलीजन नहीं कहता कि आप डिसऑनेस्ट हो, कोई रिलीजन नहीं कहता आप अनकाइंड हो। हाँ जी, बेहतरीन अक़दार हर मजहब, हर माशरा देता है, हर वालिदैन सिखाते हैं। और बहैसियत इंसान अल्लाह ताला ने हमें गुडनेस इन हार्ट, एक अच्छे दिल और एक अच्छी रूह के साथ पैदा किया है। अच्छा, अक़दार जितनी बेहतर होती है उतनी डिसिप्लिन के मसाइल खत्म हो जाते हैं। सो ये है कि हमें ये देखना है ना कि हम जो अल्लाह ताला ने हमें एक मासूम, एक अच्छा नेक इंसान बना के भेजा, तो क्या हम उसको लेके आगे बढ़े हैं या वो कहीं लॉस हो गया है, हमारा दिल मैला हो गया है, हमारा सोल उतना उजला नहीं रहा जैसा अल्लाह ने बनाया था। जैसी चीज खूबसूरत बनाई थी उसने, जी, तो रहेगी, क्योंकि हमें तो उधर ही जाना है ना, फिर जाके वो जवाब देना है। अहसन तक़वीम से, यानी ज़हन की जो तरतीब है, सोच की जो तरतीब है, वो अहसन तक़वीम से अहसन जो यानी कैफियत उसकी जो है ना, वो कराहियत की तरफ ना चली जाए। और फिर जब ये आपका मन उजला, आपका
जो है सोल यानी कि आपकी रूह जो है वो पाक है, नेक है, तो हो रहा भी आप आपका। तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। हाँ, और जब गलत काम नहीं करेंगे तो आपके के लोगों के आसपास के लोगों के साथ मसाइल भी नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपके अपने सिबलिंग से रहेंगे, आपके बाकी रिश्तेदारों से। यानी वही बात जो हमारा नुक्ता कि अच्छे ताल्लुकात ऐसी तभी अच्छे ताल्लुकात तभी बन सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात। और हमारा प्रोग्राम भी लगभग इख्तिताम की जानिब, आपका इख्तितामी एक नोट, और फिर हम यहाँ से अपने सामीन और नाज़रीन से इजाजत। आई थिंक ये बहुत फेमस वो ये 2 वर्ड्स हैं, नो दाई सेल्फ। जी, सो व्हेन यू विल नो योर सेल्फ, जब अपने खुद को पहचान लेंगे, खुद को जान लेंगे और ये समझ लेंगे कि दुनिया में आने का मकसद क्या था, तो आप खुद ब खुद एक सही रास्ते पे चल पड़ेंगे और आप दूसरों को भी फैज़याब करेंगे, तो आपके साथ और लोग फिर चल पड़ेंगे, तो आप फिर बड़े मकसद की तरफ जा सकते हैं जब आप खुद अपने आप को जो है बेहतर कर लें और आपके साथ आप जैसे इंसान जुड़ जाएं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। वो पूरी बड़े से बड़ा मशीन शुरू हो जाता है। थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, आपकी आमद का शुक्रिया। यहाँ से लेते हैं हम आपसे इजाज़त, और ये कहते हुए कि अपनी अगली नस्ल के लिए आप इतने फैसिलिटेटर ना बने कि वो कंफर्ट जोन में चले जाएं। उनकी मेंटोरशिप ज़रूरी है। आप अपने आप को मेंटोर भी समझिए, और अपने बच्चों की और अपने इर्द गिर्द के लोगों की और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ थोड़ा सा बातें सिखाने और सीखने की भी करें। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना ही तालीम नहीं है, बल्कि मेंटोरशिप भी एक बहुत बड़ी तालीम और तरबियत का बहुत बड़ा एक शुबा है। यहाँ से लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।